सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान में सामाजिक और राजनीतिक जीवन यानी राजनीति विज्ञान के अध्याय 5 के विषय में। राजनीति विज्ञान का अध्याय 5 जिसका शीर्षक है पंचायती राज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस अध्याय के प्रश्न और उत्तर यानी अभ्यास पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना। इस अध्याय पर एक विस्तृत वीडियो सरल भाषा में बना करके हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर अब तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक बार हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं और उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह प्रश्न क्रमांक 1 से। क्या है प्रश्न क्रमांक 1? प्रश्न क्रमांक 1 ये है कि हरदास गांव के लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे थे, उन्होंने अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए क्या किया। हमने कहानी पढ़ी हुई है, हमें पता है, हमने पाठ पढ़ा है, तो सीधे उत्तर पर बात करेंगे। हरदास गांव जो है दोस्तों, यहाँ पर एक समस्या है जो बहुत बढ़ गई है और वो समस्या है पानी की कमी की समस्या, है ना। तो आप देखेंगे कि किस तरह से एक सटीक उत्तर हम इस प्रश्न का लिख सकते हैं। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरु नदी से पानी लेने जाना पड़ता है ना। अब वहीं पर एक सदस्य है जो सुझाव दे रहा है कि सुरु नदी का जो पानी है वो पाइप से लेकर के मतलब पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को ऐसा लगता है कि यह बहुत ही महंगा पड़ सकता है। तब वो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं। इससे क्या होगा, पानी जो है उसकी आपूर्ति होने लगेगी और कुओं को साफ कर लेते हैं। वहीं पर एक और सदस्य भी है गांव की, जो है तीजिया, है ना। तो तीजिया कहती है कि इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर जो है वो कैसा होते जा रहा है, नीचे गिरते जा रहा है। अब जितना पानी ज़मीन में रिस के जाता है हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम यानी वाटरशेड कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गाँव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी कि छोटे छोटे बांध बनवा लिए थे, उसे चेक डैम कहा जाता है, और टंकियां बनवाई थी। सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए फिर कहा कि अनवर ने जो कहा आखिर वह क्या है और क्या वाकई वह कारगर है। आप जानते हैं, हमने कहानी पढ़ी थी, है ना। देखिए यहाँ पर जिक्र आया है दोस्तों ग्राम पंचायत का, है ना। ये देखिए, अब अगर हमने ये अध्याय पढ़ लिया है तो हमें पता होना चाहिए कि ग्राम सभा क्या है और ग्राम पंचायत क्या है ना। मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि ग्राम सभा जो है वो आप ऐसा समझ लीजिए कि एक पंचायत का जो क्षेत्र होता है ना, उसमें रहने वाले जितने भी समझदार लोग हैं, जो वयस्क हैं, जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं, उनकी एक सभा होती है ना। एक तरह से मीटिंग कह लीजिए आप, सभा है ना, हिंदी शब्द है, सभा होती है। ग्राम सभा जो है वो एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले जो वयस्क होते हैं, सभी वयस्क होते हैं, उनकी सभा होती है ना। अब हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या कभी कभी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जैसा कि हमने इस अध्याय में दी गई कहानी पढ़ी थी कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है ना। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त है और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में है, मतदाता सूची का मतलब भी वही है, वोट देने वाला, है ना, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है अथवा हो सकता है। ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी जानकारी हो गई किसके बारे में, ग्राम सभा के बारे में। अब अगर बात करें ग्राम पंचायत की, तो एक ग्राम पंचायत दोस्तों कई वार्डों, छोटे छोटे क्षेत्र जिन्हें कहते हैं ना, उसको ही हम वार्ड कहते हैं। आपको भी पता होगा कि आप किस वार्ड में रहते हैं, है ना। ना हो पता तो आप ज़रूर पता करें। एक ग्राम पंचायत जो है दोस्तों वो कई वार्डों यानी छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। अब प्रत्येक जो ये छोटा क्षेत्र यानी प्रत्येक वार्ड है, इसका अपना एक प्रतिनिधि होता है ना। तो प्रत्येक वार्ड क्या करता है, अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है।
इसके साथ दोस्तों पंचायत क्षेत्र के लोग जो है ना वो आपस में मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। आप सभी ने सरपंच के बारे में सुना होगा किसी न किसी कहानी में, और किसी कहानी में क्यों, इसी अध्याय में आपने देखा होगा, है ना। तो पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है। वार्ड पंच और सरपंच ये लोग जो होते हैं ना, ये मिल करके ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। इसकी एक समय अवधि होती है, क्या होती है? 5 साल, 5 वर्ष। तो ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्षों के लिए होता है। ग्राम पंचायत का एक सचिव भी होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव कहलाता है। जो ग्राम पंचायत का सचिव है वही ग्राम सभा का भी सचिव है। अब सचिव का चुनाव नहीं होता दोस्तों, उसकी सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है, सचिव का काम क्या है? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाना, और जो भी चर्चा या निर्णय हो रहे हैं वो उनका क्या करता है? रिकॉर्ड रखता है, ब्यौरा रखता है। ठीक है, ये एक छोटी सी जानकारी मुझे लगा आपको देना बहुत ज़रूरी है ना, तो मैंने आपको दे दी। ठीक है, एक और बात मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत जो है वो पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों। दरअसल क्या होता है, ग्राम सभा की जो बैठक होती है उसमें ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। अब ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। लोग जो वहाँ पर आए हैं, जो सुन रहे हैं, वो जैसे कि अभी तीजिया ने कहा था, अनवर ने अपना सुझाव दिया था, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, लोगों के साथ जब साझा करती है पंचायत अपनी योजना, तो उसमें क्या होता है ना कि ग्राम सभा जो है वो पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। ऐसे में इसके साथ ही पैसों का दुरुपयोग और कोई गलत काम ना हो, इसकी निगरानी भी करती है। इस तरह से दोस्तों ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार जवाबदेह बनाने में बहुत ही, आप समझ लीजिए कि महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाती है। अगर बात करें ग्राम पंचायत के काम की, तो सड़क हो गई, नालियाँ हो गई, स्कूल हैं, भवन हैं, पानी के विभिन्न स्रोत हैं, है ना, या फिर आप कह लीजिए कि अन्य जो सार्वजनिक उपयोग के भवन होते हैं, बिल्डिंगें होती हैं, उनका निर्माण करवाना और उनका रखरखाव की जिम्मेदारी जो है वो ग्राम पंचायत की ही होती है। लेकिन सिर्फ इतना ही काम नहीं है, इसके अलावा स्थानीय कर यानी टैक्स लगाना, इकट्ठा करना टैक्स को, स्थानीय कर को, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधित सरकारी योजनाएं लागू करना, ये सब भी ग्राम पंचायत के ही काम होते हैं। ग्राम पंचायत की अगर बात करें कि आमदनी के स्रोत क्या होते हैं दोस्तों, तो जैसे घर बाजार हो गए ना, इन पर लगाए जाने वाले जो कर हैं, जो टैक्स है, इससे जो राशि मिलती है वो ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत होती है। विभिन्न सरकारी विभागों के द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद और जिला पंचायत द्वारा आती है, ये भी ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत है। और समुदाय के काम के लिए मिलने वाले जो दान होते हैं वो भी ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो जानकारी मैंने अभी आपको दी है, आप इससे सहमत होंगे और आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, है ना। चलिए वापस लौट आते हैं हमारे PDF पर, वीडियो पर, और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? प्रश्न क्रमांक 2 है कि आपके विचार में ग्राम सभा का क्या महत्व है? क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए? और अगर आपको लगता है कि हाँ लेना चाहिए, तो क्यों लेना चाहिए? इस पर भी जो है हमें जवाब देना है। ठीक है, तो देखते हैं कि एक सटीक उत्तर इस पर किस प्रकार से दिया जा सकता है। ग्राम सभा में ग्रामीणों की समस्याओं पर चर्चा की जाती है। ग्रामवासी अपनी समस्याओं को जानते हैं और उन्हें हल करना भी जानते हैं। इसीलिए सदस्यों को ग्राम सभा की बैठकों में शामिल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ उन्हीं की समस्याओं पर चर्चा होती है और उन पर ग्रामवासी जो हैं वो अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। अब इस उत्तर को थोड़ा ध्यान से समझिए आप। हमने यहाँ पर बात ये करी है कि सबसे पहले ग्राम सभा जो है उसमें ग्रामीणों की समस्याओं पर चर्चा की जाती है ना। हमने अध्याय पढ़ा है, हम जानते हैं कि बात बिल्कुल सही है। जो ग्रामीणों की समस्या थी, जैसे हरदास गांव की कहानी में हमने देखा कि पानी की समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या, तो उस पर चर्चा हो रही थी, है ना। और ग्रामवासी जो हैं वो, उनको अपनी समस्याएं बखूबी पता होती है, वो जानते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं, और कहीं ना कहीं उनको ये भी पता होता है कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जा सकता है। इसलिए हमने अपने उत्तर में ये भी लिख दिया
कि ग्रामवासी अपनी समस्याएं जानते हैं और उन्हें हल करना भी जानते हैं। इसीलिए सदस्यों को ग्राम सभा की बैठकों में शामिल होना चाहिए, क्योंकि वहां उन्हीं समस्याओं पर चर्चा भी होती है और उन पर ग्रामवासी अपने सुझाव भी प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे तीजिया ने और अनवर ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे पानी की समस्या को दूर करने के लिए, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? प्रश्न क्रमांक 3 ये है कि अपने क्षेत्र या अपने पास के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत के द्वारा किए गए किसी एक काम का उदाहरण हमें लेना है और उसके बारे में निम्नलिखित बातें जो हैं वो पता करनी है। कौन कौन सी है? सबसे पहली बात, यह काम क्यों किया गया। दूसरा, पैसा कहाँ से आया। और तीसरा, काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, बीच में ही तो नहीं रुक गया। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका उत्तर किस तरह से दिया जा सकता है। देखिएगा, पंचायत गांव में नए पेड़ पौधे लगाती है। यह परियोजना इसलिए चलाई जाती है क्योंकि पहले बहुत ज्यादा पेड़ों की कटाई के कारण गांव में पहले जैसी हरियाली अब नहीं रही। इसके लिए पैसों की जो व्यवस्था है वो निम्न प्रकार से होती है। 3 बिंदुओं के तौर पर हम इसको देखेंगे। सबसे पहले, राज्य सरकार से, गृह कर से एकत्र धन, बाजार आदि से मिलने वाली राशि। दूसरा, सरकारी जो योजनाएं हैं उनके लिए जो धन है वो विभिन्न सरकारी विभागों जैसे कि जनपद और जिला पंचायत के द्वारा आता है। तीसरा, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, काम पूरा हो गया, है ना ये। और अब अंत में हम इस पर इतना लिख सकते हैं उत्तर पर कि नए पौधारोपण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना, और लोगों ने वचन लिया है कि वे सभी जो राष्ट्रीय अवकाश हैं उन पर नए पौधे लगाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। प्रश्न क्रमांक 4 क्या है? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में क्या फर्क है। ठीक है, हालांकि मैं इस बारे में चर्चा कर चुका हूं, लेकिन चूंकि प्रश्न है तो उत्तर कैसे देंगे ये मैं आपको बता देता हूं। गांव में ग्राम सभा एक छोटे विधानमंडल की भांति होती है ना, विधानमंडल के प्रकार की होती है। 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के सभी वयस्क इसके सदस्य होते हैं और ग्राम पंचायत का चुनाव करती है जो कार्यपालिका होती है। वहीं गांव के प्रशासन की वास्तविक संचालन होती है। ये मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था, हमने इस पर चर्चा की थी। तो ये प्रश्न क्रमांक 4 था। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। नीचे दी गई खबर को पढ़िए और फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, पहले मैं आपके सामने खबर पढ़ता हूं। चौफुला शिरूर सड़क पर एक गांव है निमोन। दूसरे गांव की तरह पिछले कई महीनों से इस गांव में भी पानी की बहुत कमी चल रही है। गांव वाले अपनी ज़रूरतों के लिए टैंकर पर निर्भर हैं। इस गांव के भगवान महादेव लाड जो है 35 वर्ष, उनको 7 लोगों ने मिलकर डंडे लोहे की छड़ से बहुत पीटा। इस घटना का पता तब चला जब कुछ लोग बुरी तरह से घायल लाड को इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए। पुलिस की रपट में लाड ने लिखवाया कि उस पर हमला तब हुआ जब उसने टैंकर का पानी टंकी में भरने पर जोर दिया था। टंकी निमोन ग्राम पंचायत की जल आपूर्ति योजना के तहत बनाई गई थी ताकि पानी का समान रूप से वितरण हो, परंतु लाड का आरोप था कि ऊंची जाति के लोग इस बात के खिलाफ थे। वे टैंकर के पानी पर दलित जातियों का अधिकार नहीं मानते थे। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर 1 मई 2004। अब 2 प्रश्न यहां पर हमारे सामने है। पहला, भगवान लाड को क्यों पीटा गया था, और दूसरा, क्या आपको लगता है कि यह एक भेदभाव का मामला है और क्यों। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न का जवाब देते हैं कि भगवान लाड को पीटा क्यों गया था। दोस्तों, भगवान लाड को इसलिए पीटा गया था कि वह चाहता था कि टैंकर का पानी टंकी में भरवा दिया जाए ताकि सभी ग्रामवासियों को पानी का समान वितरण हो, लेकिन ऊंची जाति के लोग पानी का केवल स्वयं उपयोग करना चाहते थे। भगवान लाड इस पर जोर दे रहा था कि पानी को टंकी में भरा जाए, जो कि निमोन ग्राम पंचायत की जलापूर्ति योजना के तहत ही बनाई गई थी। यह पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा क्या है, क्या आपको लगता है कि यह एक भेदभाव का मामला है, और अगर लगता है तो क्यों। तो समझिएगा, हाँ, यह एक भेदभाव का मामला था क्योंकि ऊंची जाति के लोग टैंकर के जल का उपयोग केवल स्वयं के लिए करना चाहते थे कि टैंकर के पानी पर दलित जातियों का अधिकार नहीं मानते थे। इससे संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार का हनन होता है ना। तो ये मुझे उम्मीद है आप समझ गए हैं। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 6?
जल संरक्षण और उसके फायदे के विषय में और जानकारी इकट्ठी कीजिए। ठीक है, सटीक तौर पर उत्तर कैसे दे सकते हैं इसको समझिएगा। अपनी ज़रूरत के अनुसार ही जल का उपयोग करना, इसे अनावश्यक तौर पर नष्ट न करना जल संरक्षण कहलाता है। भूजल के भीषण दोहन के चलते, जिस तरह से हम भूमि के जल का उपयोग कर रहे हैं, तो भीषण दोहन के चलते यह तेजी से घटता चला जा रहा है। रासायनिक कचरे और प्रदूषण भी जल को जहरीला बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है इसमें, और हमें अधिक वृक्षारोपण, जलाशय, बावड़ियाँ आदि परंपरागत तरीकों को पुनः इस्तेमाल करना होगा ताकि वर्षा के जल को रोका जा सके और जल संरक्षण किया जा सके। संरक्षित जल को हम सिंचाई, पेयजल आदि के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए कि किस तरह से एक सटीक उत्तर दिया जा सकता है। दोस्तों, इस अध्याय पर सरल और विस्तृत भाषा में वीडियो बना दिया गया है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उसे भी देख सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो समझ में आया है और इस वीडियो को देखने के बाद निसंदेह आपको सारे प्रश्न और उत्तर अच्छे समझ में आ गए होंगे, ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों और परिजनों के साथ में, ताकि वे लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ, समझ पाएँ इस जानकारी को, इस अध्याय को। और आप लोगों से बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी अगली जानकारी के साथ, अगले अध्याय के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।